नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोकसभा की तैयारी के लिए विपक्षी दलों की बेंगलुरु में आज एक महाबैठक। तो 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ओर से अपने गुटों को मजबूत करने के लिए काम शुरू हो चुका है। 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक हो रही है। कल अनौपचारिक माहौल में तमाम दल एक दूसरे से मिले, जिसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम विपक्षी नेता इसमें शामिल हुए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आज इस बैठक में शामिल होंगे और वो बेंगलुरु के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। और इस बीच आज दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए के सभी 38 दलों की एक बैठक होगी। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि सभी 38 दल इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक आज शाम 5 बजे से दिल्ली के अशोक होटल में होनी है। तो बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक में 2024 की रणनीति बनाई जा रही है और आज बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही इसका नाम क्या होगा, इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, यह भी तय किया जाएगा। कल शाम शुरू हुई बैठक में 2024 के लिए विपक्षी मोर्चे का नाम क्या हो, इस पर मंथन किया गया और सभी दलों से इस पर सुझाव मांगे गए। विपक्षी मोर्चे के नए नाम में इंडिया शब्द होना जरूरी है। विपक्षी मोर्चे की टैगलाइन होगी यूनाइटेड वी स्टैंड। विपक्षी मोर्चे का न्यूनतम साझा प्रोग्राम छोटा रखा जाएगा और नए मोर्चे की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उसके संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। कल जब बैठक शुरू हुई तो शुरुआती 20 मिनट में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के साथ आपसी उनकी बातचीत होती रही, अलग से वो बातचीत हुई। उसके बाद तमाम दूसरे नेता भी वहां पर आए और निहाल किदवई बेंगलुरु में ही मौजूद है। कल भी इस बैठक पर नजर थी, जो कि बेहद अनौपचारिक माहौल में हुई और आज औपचारिक रूप से बैठक होगी। निहाल, ये बैठक कितने बजे शुरू होने जा रही है और शाम होते होते क्या मूर्त रूप लिया जा सकेगा और क्या फॉर्मूला होगा, क्या होने जाएगा आज? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 दल एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 26 दल हैं, इस गठबंधन का नाम क्या हो। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल जब पहली बैठक हुई थी तब भी उठा था, इस बार भी उठ रहा है। जब हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछा कि आप एक साथ जमा तो हो गए हैं, लेकिन अपने गठबंधन का नाम बताइए, क्या ये यूपीए 3 कहा जाए इसको। इन लोगों का कहना है कि ये जो बैठक हो रही है बेंगलुरु के 5 सितारा होटल में, आज औपचारिक बैठक आज 2 सेशन में होगी, 11 से 1 और फिर 2 बजे से 4 बजे के बीच में। इसमें यह नाम तय हो जाएगा कि आखिर इस गठबंधन का नाम क्या होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने जब नेताओं से बात की तो उनका यह कहना था कि सभी नेताओं को यह बताया गया है, सभी दलों को यह बताया गया है कि जो भी वो नाम सोचे, आग्रह किया गया है कि उसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल ज़रूर हो। तो अब जब आज 11 बजे से सेशन शुरू होगा तो उस टाइम में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होगी कि इस महागठबंधन का नाम क्या होगा। यह तय होगा कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका कन्वेनर कौन होगा, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाएगा। एक जो ख्यास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि सोनिया गांधी को काफ़ी अनुभव है यूपीए का और ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो इसकी अध्यक्ष हो। साथ ही साथ नीतीश कुमार का नाम काफ़ी चर्चा में है कन्वेनर के तौर पर और इसकी कई बार डिबेट डिस्कशन भी इसमें हुआ है। तो ये सारी तस्वीर जो है ये साफ होनी है और देखना है कि जब ये मामला आगे बढ़ता है तो किस तरह से आज इन मुद्दों पर चर्चा होती है और किस नतीजे पर ये लोग पहुंच पाते हैं। जी निहाल, ये आप बताएं हमारे दर्शकों को, ये यूपीए से ये कितना अलग होने जा रहा है गठबंधन? देखिए, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है, जो राजनीतिक हालात अलग है, इसलिए इन लोगों
में कहीं ना कहीं ये सोच जो नेता हैं उनसे जो बात करने से ये लगती है कि उन लोगों को लगता है कि ये एक मौका है कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो सब में एक चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं हमें देखी कि वो एजेंसियों के दुरुपयोग से कहीं ना कहीं वो घबराए हुए ज़रूर थे। उनका ये आरोप था कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसी सूरत में अगर वो साथ में नहीं हुआ तो हो सकता है कल उनकी बारी भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातचीत से ये ज़रूर लगता है, उनका ये आरोप है कि एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। तो शायद वो लोग एक साथ जुटे हैं तो बहुत ज़्यादा विकल्प भी उनके पास नहीं है, इसलिए मजबूती के साथ उनका ये मानना है कि उन्हें खड़े होना चाहिए। और इसीलिए ये जो टैग लाइन है देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो अब देखना है कि कितने यूनाइटेड हो पाते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। जितने भी यहाँ पे नेता हैं या तो वो मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री रह चुके हैं या अपने पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे सूरत में सबके अपने ईगो हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपने अपने गठबंधन की सीमाएं हैं। और ऐसे में देखना है कि आज जब ये 2 सेशन में बैठक होती है तो इसका क्या नतीजा निकल करके आता है, क्या नतीजा निकल के आता है। क्योंकि सभी अपने अपने अगर राज्यों में बात करें तो काफी एक बड़े नेता माने जाते हैं। ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री वहां बैठी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और तमाम विपक्षी दल यहां पर एकजुट हुए हैं। देखना होगा खास तौर से सीटों को लेकर उन राज्यों में जहां 2 विपक्षी दल जो है आपस में मजबूत स्थिति में है और आपस में टकराते हुए दिखते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या वो एक कैंडिडेट की बात जो लगातार चल रही है, पूरे विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडेट जो है एनडीए वर्सेस एक जो है विपक्षी पार्टी को कैंडिडेट, क्या उस पर कोई सहमति बनेगी? बहरहाल ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि अभी नाम तय होना है इस गठबंधन का, उसका अध्यक्ष कौन होगा, संयोजक कौन होगा और वो मिनिमम एजेंडा, कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या होगा। ये स्थिति आज 4 से 5 बजे के बीच साफ हो जाएगी और देखेंगे, शायद उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे हुए दिखे। पोस्टर पर लिखा था द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कंटेंडर। पोस्टर में 2 बार सुल्तानगंज ब्रिज जो गिर गया था उसका जिक्र किया गया और यहां पर इसका साथ ही आपको बता दें, इसके जरिए, इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधने की कोशिश हुई। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इतना हाई प्रोफाइल एरिया, वीआईपी वाला एरिया, वहां पर ये पोस्टर किसने लगवाए। रात में ही ये पोस्टर पूरे लगे और आज सुबह जब जैसे ही इस पर पुलिस की नजर पड़ी, उन पोस्टर्स को वहां से हटा दिया गया। ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस ने वो तमाम पोस्टर जो नीतीश कुमार के खिलाफ वहां पर लगे थे उनको हटाया है। तो जहां एक तरफ विपक्ष जो है लामबंदी कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, 26 दल बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अशोक होटल में आज शाम एनडीए की एक बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बैठक में 38 दल इसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन भानुमति का कुनबा है और उसमें ना नेता है, ना नियत है और ना ही फैसला लेने की ताकत। एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमने हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी सबको साथ बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, for that larger cause. Now they have to decide. फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है, हम एजेंडा बताते हैं। इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें? न तो इनके पास नेता है, न ही नियत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो उसके लिए यह एक जुड़ाव है,
एक टोले का जुड़ाव है, इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग सबका सिचुएशन है। अब यहाँ जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है। क्या वजह रही थी कि बीच में आपको अलग होना पड़ा था और आज फिर एनडीए के दोबारा साथी बन के आज इस बड़ी बैठक में शामिल हो रहे हैं? वो राजनीति का एक पार्ट होता है। कभी कभी आदमी जाना सबको दिल्ली होता है, कभी रास्ता पकड़ के अलग से चले जाते हैं, कोई दूसरा रास्ता पकड़ के, लेकिन सबको जाना लखनऊ दिल्ली है। 2014 में भी 2019 में भी दोनों ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से कई पार्टियों के साथ चुनावी तालमेल किया था। जैसे आप बिहार की बात करें तो वहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, चिराग पासवान साथ में थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सारे साथ में थे। लेकिन अब नीतीश चले गए तो बाकी दलों को बीजेपी ने अपने साथ रखा। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, तो अब शिवसेना में टूट हुई है तो शिवसेना का एक गुट बीजेपी के साथ आया है, अजित पवार साथ में आए हैं। तो इस तरह से बीजेपी ये नहीं कहती कि कोई मजबूरी को वो गठबंधन कर रही है, वो ये कहते हैं कि हमारा पुराना गठबंधन है। जैसा कि कल जेपी नड्डा ने भी कहा कि इस साल 25 साल पूरे हो गए हैं एनडीए को बने हुए, अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में ये बना था। और इस बार खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ही बीजेपी नेताओं से कहा था कि एनडीए के 25 साल हुए हैं और एक बार फिर से इसके विस्तार करने की आवश्यकता है। तो ये बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर विपक्षी एकता जमीन पर फलीभूत होती है, अगर बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का भी एक ही उम्मीदवार उतरता है, तो निश्चित तौर पर चुनौती काफी कड़ी होगी। क्योंकि अभी तक कई जगह पर बीजेपी को इस बात का फायदा मिलता रहा है कि उसके उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष के कई उम्मीदवार होते हैं। लेकिन बीजेपी इसीलिए काम कर रही, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं, जहां पर कि पिछले 4 चुनाव 2 लोकसभा 2 विधानसभा बीजेपी जीती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसीलिए चाहे पूर्वांचल की बात करें या पश्चिम की बात करें, दोनों ही जगह पर वो विपक्ष को की जो चुनौती उसको समाप्त कर देना चाहती है। समाजवादी पार्टी एक तरफ, बसपा एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, और उसके साथ साथ जो उनके साथ पार्टियां जुड़ती थी उन सबको बीजेपी अपने खेमे में ले आई है। बिहार में भी वो ऐसा ही करना चाह रही थी, हालांकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से बीजेपी को वहां पर कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में उसने यही फार्मूला अपनाया है, यूपी में वही फार्मूला अपनाया है। क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि 2024 का चुनाव जीतना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2004 में जिस तरह से गलतियां एनडीए ने की थी, वैसी गलतियां वो 2024 में नहीं दोहराना चाहते हैं। तो साफ तौर पर विपक्षी पार्टियां जो एकजुट हो रही है, कड़ी चुनौती देती हुई लग रही हैं। यही कारण है कि एनडीए के तमाम दलों को साथ लेकर चलने की तमाम कोशिशें भी चल रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने एनडीए का दामन थामा। जेपी नड्डा ने मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से पहले से ही देश की कई नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि हिमाचल में भी खतरा बना हुआ है। अगर इन राज्यों में फिर तेज बारिश होती है तो इसका असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर भी पड़ सकता है। इधर दिल्ली में यमुना के उफान के बाद कई इलाकों में जमा पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन पानी कम होने के साथ ही सफाई, कीचड़ और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो राजधानी दिल्ली में कई जगहों से यमुना का पानी निकलने लगा है, लेकिन अब भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही है। महिलाओं का कहना है कि बाढ़ के पानी में सारा सामान बह गया है। महिलाओं को टॉयलेट जाने में भी परेशानी हो रही है। हम सिग्नेचर ब्रिज के पास खजूरी खास में हैं, जहां पर सरकार की तरफ से शेल्टर होम बनाया गया है, टेंट लगाया गया है बाढ़ पीड़ितों के लिए, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याएं किस तरीके से, खासतौर पे महिलाओं और लड़कियों की समस्या। जी भैया, मैं तो बीमार हो गए हैं, कहाँ से बच्चा पड़ा है, कपड़े लगते हैं सब भीग गए। एक बड़ा बक्सों में पानी चला गया,
छोटे बगीचे में पानी चला हुआ, बेड में सब रजाई गद्दे सब भीग गए, कोई सामान नहीं बचा है, सब ओढ़ने बिछाने, बच्चों की किताब भीग गई, कहाँ से बच्चों को पढ़ने भेजिए। नहा कितने दिन से नहीं पाए हैं? अनाए तो 3 दिन बाद पहले अनाए, और अब अनाए लो 2 दफे अनाए लो, बाढ़ आई तब से 2 ही दफे नहाए हैं, 6-7-8 दिनों में 2 दफे। अम्मा आपसे भी समझना चाहेंगे, कितने दिनों से नहीं नहा पाए अम्मा? भैया जिस दिन से आए हैं पानी भरा उस दिन तक 2 बार नहाका है लैट्रिन में। मतलब 8 दिन पहले? हाँ, वहाँ नहाका हुआ है 20 रुपए लेकर। अब क्या करें, अपनी समस्या में पड़े हैं यहाँ। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर समस्याएं किस तरीके से हैं, क्योंकि खासतौर पे महिलाएं और जो लड़कियां हैं उनकी समस्याओं को भी समझना जरूरी है, क्योंकि उनके सामने में अलग तरीके की चुनौती होती है। और यहाँ पर हमारे साथ एक और महिला हैं। आप कुछ दहेज की बात बता रहे थे, क्या हुआ? दहेज बेटी का रखा हुआ था और माल की चीजें भी रखी हुई थी, तो हमने क्या ताला टूट रहा, बाढ़ आ रही, तो मुझे नाव पे पहुंचा दो, तो पहुंचाया ही नहीं नाव पे, हमें बोट पे हमने सामान सब रह गया वहीं पे दहेज का? हाँ, सब घर वाला भी दहेज का भी सब सामान रह गया बेटी का। हमारी टॉयलेट वगैरह की सुविधा है आप लोगों के? नहीं, तो टॉयलेट की भी नहीं, नहाने की भी नहीं। टॉयलेट की है मगर नहाने की नहीं है। नहाना कितने दिन से नहीं नहा पाए? नहाने के 1 हफ्ता हो गया, नहीं नहा पाए। जब से ऐसे ही हैं, कपड़े पहने थे वो ही आ गए, बर्तन अर्तन घर के सब चले गए। यहाँ पर समस्याएं हैं, आपसे भी समझना चाह रहे हैं, कितने दिनों से नहीं नहा पाए हैं आप लोग, या क्या क्या सुविधाएं नहीं मिली? रखे हैं अभी, है तो है सही है, अपना सुविधा यहाँ के लिए तो सही है अपना। फ्री जो सामान डूबे है वो तो है ही है, डूबा हुआ। जो सामान डूबा उसका? हाँ, उसका मुआवजा मिल रहा है अभी 10,000 रुपए मिल रहा है, वो काफी है? हाँ, अब देखो सरकार जो दे दे वो दे दे। कितना का सामान चला गया होगा? 2.5-3 लाख रुपए का था, उसमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। तो ये तमाम परेशानी है, और पानी को लेकर परेशानी, बाढ़ को लेकर परेशानी, और इस परेशानी से ये लोग कब उबरेंगे, कब अपने घर जा पाएंगे, फिलहाल इस पर अनिश्चितता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की, जो आज भी जिससे पूछताछ होनी है। इससे पहले कल भी यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से लंबी पूछताछ की। कल पूछताछ में सीमा हैदर के साथ सचिन और उनके पिता भी शामिल थे। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था। इस दौरान पाकिस्तान से भारत आने और मोबाइल पासपोर्ट से जुड़े सवाल भी पूछे गए। वीडियो गेम के जरिए सीमा हैदर की बातचीत ग्रेटर नोएडा के सचिन से हुई थी। इसके बाद वो अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। सीमा हैदर पर अब जासूसी का शक जताया जा रहा है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को उठा लिया है। उसके पास से 6 आधार कार्ड मिलने का मामला सामने आया। इसके अलावा उसकी गतिविधियां भी संदेह के घेरे में। तमाम मामलों को देखते हुए यूपी एटीएस की टीम उसे अपने साथ ले गई। अब सीमा और सचिन के ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी। कई सवाल हैं जिनको लेकर एटीएस की पूछताछ चल रही। सवाल नंबर 1, सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई, फिर नेपाल और वहां से भारत के नोएडा कैसे पहुंची? सवाल नंबर 2, पाकिस्तानी सीमा हैदर ने क्या नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने में किसी की मदद ली? सवाल नंबर 3, सीमा हैदर ने कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर सरहद पार की? सवाल नंबर 4, सीमा हैदर के पास से बरामद फर्जी आधार कार्ड उसने कैसे बनवाए? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के अच्छे आर्थिक परिवार की सीमा हैदर ने मजदूरी करने वाले कम पढ़े लिखे सचिन मीणा को क्यों चुना? सीमा हैदर की बात भारत के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाले सचिन मीणा से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए शुरू हुई। फिर बातचीत होते होते दोनों का प्यार परवान चढ़ा। हमने कुछ दिनों पहले सीमा हैदर और सचिन से बातचीत की थी, जिसमें सीमा हैदर बता रही थी कि वो कैसे भारत पहुंची। प्लॉट भी भेज दिया आपने, सबको नेपाल तक आ गई, डर नहीं लगा आपको? डर लगा था सर, बहुत लगा था, और बहुत थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, जब ये बीमार भी हो गए थे
इतना मतलब बुरा सफ़र था हमारा, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा। पाकिस्तान से कहाँ पहले दुबई 11 घंटे बैठे रहे, ना सो सके ना कुछ, वहाँ चेयर है पर बैठे रहे फिर 11 घंटे वहाँ बैठने के बाद फिर पहुँची नेपाल सुबह 11 की सुबह को। फिर वहीं से पोखरा से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। डर भी लग रहा होगा कहीं पासपोर्ट ना चेक कर। बहुत ज़्यादा मैं घबराई हुई थी मन में बहुत, और बार बार वहाँ नेपाली औरतें थी, उनको हिंदी आती थी, उनसे बार बार पूछ रही थी क्या क्या चेक करते हैं। तो इसी डर के कारण मेरे क्योंकि थैली भर गई थी, वो टिकट वगैरह थी ना, मैंने टिकट कहीं फेंक दी थी। बाकी सिर्फ जो आधार कार्ड पासपोर्ट ये मैंने सोचा आगे काम आएंगे फ्यूचर में, तो वो मैंने धरा। एटीएस ने हिरासत में लेने के बाद सीमा हैदर से पूछताछ शुरू कर दी। सीमा के परिजनों के पाकिस्तानी सेना से संबंधों के खुलासे के बाद मामला और गर्मा गया। सीमा के चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार होने का पता चला है। इसके अलावा सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सेना में। ऐसे में सीमा हैदर का जुड़ाव कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नई सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। शंख की आकार का ये भवन जो है करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।